सेवन्थ क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा के बारे में हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी, है ना। हमारे शरीर में गर्मी होती है, मतलब हमारे शरीर में ऊष्मा है ना। कोई चीज़ हमको गर्म लगती है क्योंकि उसमें ऊष्मा है, इसलिए वो हमको गर्म लगती है ना। तो ये हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। अब इस लेसन में हम पढ़ेंगे ऊष्मा का संचरण, मतलब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती है। जैसे सूर्य हमसे कितनी दूर है, सूर्य बहुत दूर है पृथ्वी से, लेकिन फिर भी सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंच जाती है और हमको गर्मी लगती है ना। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंच जाती है, मतलब क्या हो रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है सूर्य से पृथ्वी तक, है ना। तो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना यानी ऊष्मा का स्थानांतरण संचरण कहलाता है। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, संचरण कहते हैं। ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की क्रिया को संचरण कहते हैं। संचरण, ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां हैं। पहली है चालन। चालन के बारे में हम पढ़ेंगे। चालन का मतलब होता है चलना। इसको हम मतलब साधारण भाषा में चलना कह सकते हैं, लेकिन चलने का मतलब क्या है, हम चलते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, है ना। मतलब हम यदि चलते हैं, बढ़ते जाते हैं, लगातार आगे बढ़ते जाते हैं हम। इसी तरह से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। चालन विधि में क्या होता है कि जैसे मान लो हम एक छड़ लेते हैं, लोहे की छड़, किसी भी धातु की छड़, कोई भी धातु की छड़ लेते हैं, और ये सबको मालूम है कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है ना। ये ठोस पदार्थ में अणु जो हैं वो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, बिल्कुल जगह नहीं होती है ना। अणुओं से बने होते हैं, ये सबको मालूम है। तो अब ये हमने कोई छड़ ली है जो कि धातु की बनी हुई है, चाहे लोहे की, तांबे की, एल्यूमिनियम की, किसी भी चीज़ की, कोई भी धातु की एक छड़ है जिसका एक सिरा हम गरम करते हैं। ये यहाँ से एक सिरा गरम कर रहे हैं, दूसरे हाथ से हम पकड़े हुए हैं, है ना। दूसरा सिरा जो है हम अपने हाथ से पकड़े हुए हैं। तो ये एक सिरा गरम करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे पहले ये सिरा गरम होता है और धीरे धीरे ये पूरी छड़ गर्म हो जाती है, यहाँ तक ऊष्मा पहुँच जाती है, पूरी छड़ गर्म हो जाती है। और हम हाथ से पकड़े हुए हैं इसको, तो हम आगे ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ सकते क्योंकि छड़ गर्म लगने लगती है हमको, है ना। तो ऊष्मा हमारे हाथ तक पहुँच गई, इसलिए अब हम इसको नहीं पकड़ सकते। तो ये ऊष्मा यहाँ से वहाँ कैसे पहुँची। ये जो अणु हैं, हर पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है ना, तो ठोस में अणु बिल्कुल पास पास होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, इनके बीच में बिल्कुल जगह नहीं होती है। तो जब इसको गर्म करते हैं, ये वाला सिरा गर्म करते हैं, तो यहाँ के अणु पहले गर्म होते हैं, है ना। यहाँ से गर्म हो रहा है तो ये भाग पहले गर्म होगा ना, तो यहाँ के जो अणु हैं, यहाँ मान लो ये अणु गर्म हुए, ये है ना, कि इस तरह से ये अणु पहले गर्म होंगे, है ना। जब ये गर्म होंगे तो ये अपनी ऊष्मा अपने पास वाले अणुओं को दे देंगे, तो ये भी गर्म हो जाएंगे। फिर ये अपनी ऊष्मा अपने पास वाले अणुओं को दे देंगे, ये भी गर्म हो जाएंगे। इस तरह से ये ऊष्मा एक अणु से दूसरे अणु में होते हुए और आखिरी तक पहुंच जाती है, यहाँ तक पहुंच जाती है, और पूरी छड़ जो है वो गर्म हो जाती है। तो इस तरह से जब ऊष्मा का संचरण होता है, इसको चालन कहते हैं। इस तरह से जो ऊष्मा का संचरण होता है इसको हम चालन कहते हैं। तो चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है, जिसमें पदार्थ के अणु अपने स्थान पर ही रहते हैं, अणु का स्थान नहीं बदलता, अणु जहाँ है वहीं रहते हैं, लेकिन ये अपनी ऊष्मा दूसरे अणुओं को ट्रांसफ़र करते जाते हैं। ये अपनी ऊष्मा दूसरे अणु आगे वाले अणुओं को ट्रांसफ़र करते जाते हैं। अणु अपने स्थान पर ही रहते हैं, इनका स्थान नहीं बदलता। तो संचरण किसका होता है, ऊष्मा का होता है ना। तो इस तरह से चालन विधि द्वारा ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। मतलब ऊष्मा संचरण की यह वह प्रक्रिया जिसमें कि पदार्थ के अणु अपने पास वाले अणुओं को ऊष्मा स्थानांतरित करते रहते हैं, और इस तरह से पूरी ऊष्मा जो है वो दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। इस तरह से ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है उसको हम चालन कहते हैं। तो ये ठोस के अणुओं में होता है ना, चालन विधि जो है ठोस के अणुओं में होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक
चालन। दूसरा एक उदाहरण ये भी ले लेते हैं हम कि जैसे एक बर्तन है या चाय का कप है, मान लो ये कप है चाय का, है ना, इसमें चाय रखी हुई है। अब इसमें यदि हम एक चम्मच डाल दें, ठीक है, एक चम्मच यदि हम इसमें डाल देते हैं तो थोड़ी देर में क्या होता है, ये चम्मच भी गर्म हो जाती है। चाय गर्म है तो इसकी ऊष्मा चम्मच में चली जाती है ना। तो चालन विधि में ये ज़रूरी है कि ठंडी और गर्म दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हों और एक वस्तु का तापमान अधिक हो, दूसरी का कम हो, है ना। तो ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर चलती है। ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो अधिक गर्म वस्तु से कम गर्म वस्तु की ओर, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा चालन विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। तो ये कहलाती है चालन, ठीक है। अब ऊष्मा के सुचालक और कुचालक तो सब जानते ही हैं कि ऊष्मा के सुचालक मतलब जिन वस्तुओं में ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो सकती है उनको ऊष्मा के सुचालक कहते हैं। जिन वस्तुओं में, जिन धातुओं में ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो सकती है उसको सुचालक बोलते हैं। अब ये छड़ की जगह यदि हम लकड़ी लेते हैं, तो लकड़ी को हम गर्म करेंगे तो उसका एक सिरा जहाँ पर वो गर्म कर रहे हैं हम, वो जलने लगेगा, है ना। और लेकिन दूसरे सिरे तक ऊष्मा नहीं पहुँचेगी, हम उसको पकड़े रहेंगे और क्या होगा कि वो जिस सिरे को गर्म कर रहे हैं वो सिरा जलने लगेगा और जलते जलते धीरे धीरे लकड़ी जो है वो छोटी होती जाएगी और पूरी जल जाएगी, है ना। तो ये कहलाते हैं ऊष्मा के कुचालक। ऊष्मा के कुचालक में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, मतलब ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है। तो लकड़ी है, रबर है, प्लास्टिक है, कागज़ हैं, ये सब ऊष्मा के कुचालक हैं। ये ऊष्मा के कुचालक हैं। सभी धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इसीलिए धातुओं के बर्तन बनाए जाते हैं जिनमें हम खाना बनाते हैं। खाना बनाने के जो बर्तन हैं वो धातुओं के ही बनाए जाते हैं क्योंकि ये जल्दी गर्म हो जाती हैं, है ना। अब एक प्रयोग हम कर सकते हैं कि मान लो ये एक स्टैंड है, स्टैंड ये लोहे की बनी हुई ये पट्टी है ना। तो ये लोहे की पट्टी है, इसको स्टैंड से कस दिया है और इस पर यदि हम मोम से थोड़ी थोड़ी दूरी पर कील चिपका दें, किल्ली जो होती है मतलब लोहे की कील यहाँ पर, ये यहाँ पर, है ना, मोम की सहायता से यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर धातु की बनी हुई या लोहे की खिल्ली जो होती है, लोहे की कील, उसको मोम की सहायता से चिपका दें, है ना। और इस छड़ को यहाँ से गर्म करें, ये सिरा जो है यहाँ पे हम छड़ को गर्म करें, है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले कौन सी कील गिरेगी? स्वाभाविक है कि सबसे पहले ये वाली गिरेगी क्योंकि ऊष्मा जो है यहाँ से, ये छड़ गर्म हो रही है, यहाँ से ऊष्मा इस छड़ में से होते हुए और यहाँ तक पहुँचती है और यहाँ लगा हुआ जो मोम है ये पिघल जाता है और जब पिघल जाता है तो कील गिर जाती है। इसके बाद ऊष्मा फिर आगे बढ़ेगी और यहाँ पहुँचेगी तो दूसरे नंबर पे ये कील गिरेगी। इस तरह से एक के बाद एक कील गिरती जाएंगी, है ना। मतलब क्या हुआ कि ये छड़ जो है ये ऊष्मा की सुचालक है, ये ऊष्मा की सुचालक है, इसलिए इसमें ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। ऊष्मा प्रवाहित हो रही है मतलब ऊष्मा चल के यहाँ से वहाँ तक जा रही है। तो जिनमें से ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है उनको ऊष्मा के सुचालक कहते हैं और जिनमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती उनको ऊष्मा के कुचालक कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, खाना बनाने के जो बर्तन हैं वो धातुओं के ही बनाए जाते हैं क्योंकि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक है। अब ये देखा होगा कि खाना बनाने वाले जो बर्तन हैं, किन्हीं किन्हीं बर्तनों में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं, लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं पकड़ने के लिए। जैसे चाय बनाने की गंजी है ना, उसमें लकड़ी का हैंडल लगा होता है। तो वो किसका, लकड़ी का बना होता है और वो क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है तो ये गर्म नहीं हो पाती,
है ना। गंजी को यदि हम गैस पर रखेंगे तो वो गर्म हो जाएगी, पूरी धातु बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, क्योंकि ऊष्मा, भले ही हम नीचे से ऊष्मा देते हैं लेकिन ऊष्मा पूरे बर्तन में फैल जाती है, क्योंकि वो ऊष्मा का सुचालक है। गंजी जो है वो ऊष्मा की सुचालक है, इसलिए ऊष्मा जो है वो जल्दी ही पूरे बर्तन में, पूरी गंजी में फैल जाती है, तो हम उसको हाथ से नहीं पकड़ सकते। तो इसमें लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए वो गर्म नहीं हो पाती, तो उसको हम पकड़ सकते हैं, है ना। तो ये हो गया सुचालक और कुचालक, ठीक है। अब हवा देखो, हवा भी ऊष्मा की कुचालक होती है। हम लोग क्या करते हैं, ठंड के दिनों में स्वेटर पहनते हैं। ठंड में हमें ठंड लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं। रात में सोते हैं तो कंबल, रजाई वगैरह ओढ़ लेते हैं, है ना। तो इससे ठंड से बचाव होता है। तो ऐसे ठंड से बचाव कैसे होता है, क्योंकि जो स्वेटर है वो हमारे शरीर और हवा के बीच में कुचालक का काम करती है। स्वेटर जो है, स्वेटर का जो ऊन है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। तो जब हम स्वेटर पहन लेते हैं तो हमारे शरीर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि स्वेटर ऊष्मा का कुचालक है ना। तो ये ऊष्मा को फैलने नहीं देता। तो हमारे शरीर की जो गर्मी है वो स्वेटर के कारण बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए हमारा शरीर गर्म रहता है। और दूसरा, बाहर की जो ठंडी हवा है वो भी हमारे शरीर तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए हमको ठंड नहीं लगती। इसी तरह से कंबल हम जब ओढ़ते हैं तो कंबल के जो रेशे होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, और उनके बीच में जो हवा भरी होती है वो भी ऊष्मा की कुचालक होती है ना। तो इसलिए हमारे शरीर की गर्मी को ये हवा और जो रेशे हैं कंबल के, ये बाहर नहीं जाने देते, है ना, फैलने नहीं देते ऊष्मा को। और हमारे शरीर की ऊष्मा हमारे शरीर में ही रहती है, इसलिए हमारा शरीर गर्म हो रहता है ना। तो ये हुआ चालन विधि से ऊष्मा का संचरण। उसके बाद दूसरी विधि है संवहन। ऊष्मा के संचरण की दूसरी विधि है संवहन। संवहन में क्या होता है, जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, ठीक है। ये गंजी में हम पानी रखते हैं, ये पानी इसमें है, और पानी को जब हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे ये गर्म होने लगता है। तो ये किस विधि से गर्म होता है, जब पानी हल्का गर्म हो, हल्का सा गर्म हो, तो हम यहाँ से ये ऊपर वाली सतह हाथ से छुएं, मतलब या इसके अंदर हम हाथ डालें। जब हल्का गर्म हो, पानी तेज़ गर्म हो जाए तो हाथ मत डाल देना। पानी जब हल्का गर्म हो तब ये इसमें पानी में हम हाथ डालेंगे तो हमको महसूस होगा कि इसकी ऊपर वाली सतह जो है, मतलब ऊपर वाली सतह का जो पानी है ये गर्म है, जबकि यहाँ नीचे वाला पानी ठंडा है। तो ऐसा कैसे, जबकि हम तो नीचे से गर्म कर रहे हैं ना, यहाँ से गर्म हो रहा है, यहाँ से ऊष्मा जो है इसको मिल रही है पानी को। तो सबसे पहले नीचे का पानी गर्म होना चाहिए, है ना। तो ऊपर का पानी पहले कैसे गर्म हो गया। तो होता यही है कि नीचे का पानी पहले गर्म होता है, यानी कि तली का पानी जो होता है, ये नीचे तल में जो पानी है ये पहले गर्म होगा, क्योंकि ऊष्मा के संपर्क में है ये, है ना। तो इसलिए पहले ये गर्म होता है, और जब पानी ये गर्म हो जाता है तो ये हल्का हो जाता है। कोई भी चीज़ गर्म होकर हल्की हो जाती है, और हल्की चीज़ कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। हल्की चीज़ हमेशा, गुब्बारे वगैरह जो होते हैं हल्के होते हैं ना, वो ऊपर जाते हैं ना। तो जो चीज़ हल्की होती है वो ऊपर जाती है। तो सबसे पहले ये नीचे का पानी गर्म होता है, और ये हल्का होने के कारण ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये नीचे का गर्म पानी ऊपर चला गया, इसलिए हमको ऊपर की सतह का जो पानी है ये गर्म लगता है, जबकि नीचे का पानी ठंडा लगता है ना। क्योंकि ये पहले ये नीचे का पानी गर्म हुआ, गर्म होने के कारण हल्का होके ये तुरंत ऊपर चला गया। अब ये जगह खाली हो गई, ये पानी ऊपर चला गया तो ये जगह खाली हो गई। तो इसको भरने के लिए ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है। ये इस तरह से ऊपर का ठंडा पानी जो है वो नीचे आता है ना। और फिर ये पानी गर्म होता है, ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है ना। फिर नीचे का गर्म पानी ऊपर चला जाता है, ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है और धीरे धीरे पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो ये कहलाता है संवहन। इस विधि से वस्तुओं का मतलब द्रव और गैस पदार्थों का गर्म होना, ये संवहन कहलाता है। तो संवहन विधि किस में हो ठोस में नहीं हो सकती। संवहन विधि से ठोस गर्म नहीं हो सकता, केवल ये द्रव और गैसों में ही होती है। क्यों? क्योंकि इस विधि में क्या होता है, अणुओं का स्थानांतरण होता है। अणु अपने स्थान से
उठकर ऊपर जाते हैं। पानी में भी अणु है ना, हर पदार्थ जो है वो अणुओं से बना होता है, तो इसमें भी अणु है। अब पानी में या द्रव पदार्थ में अणु जो है वो दूर दूर होते हैं, है ना। ठोस में जैसे एकदम पास पास ये सटे हुए होते हैं, इनके बीच में बिल्कुल जगह नहीं होती। लेकिन द्रव के जो अणु हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, इनके बीच में जगह होती है, इसलिए ये मूवमेंट कर सकते हैं, एक मतलब हिल डुल सकते हैं, यहाँ से वहाँ घूम सकते हैं, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जब नीचे के अणुओं को ऊष्मा मिलती है तो ये गर्म होते हैं और ये अपना स्थान छोड़कर ऊपर चले जाते हैं। ऊपर के जो ठंडे पानी के अणु हैं ये नीचे आ जाते हैं। इस तरह से ये घूमते रहते हैं और धीरे धीरे पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो संवहन विधि में क्योंकि अणुओं का स्थानांतरण होता है तब पानी गर्म होता है या द्रव पदार्थ गर्म होता है ना। लेकिन ठोस में अणुओं का स्थानांतरण नहीं होता, अणु अपने स्थान से नहीं हिलते। ठोस में अणु जो हैं वो एक ही स्थान पर रहते हैं, आप एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, ये हिल नहीं सकते। तो इसलिए संवहन विधि से ठोस को गर्म नहीं किया जा सकता, संवहन विधि से ठोस को गर्म नहीं किया जा सकता, है ना। क्योंकि इसमें संवहन में अणुओं का स्थानांतरण होता है, अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, है ना। इसलिए द्रवों में ही ये होता है। संवहन विधि से ऊष्मा का संचरण जो है वो द्रवों और गैसों में होता है। संवहन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण द्रवों और गैसों में होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो धाराएं चलती हैं, नीचे का पानी ऊपर जाता है, नीचे का गर्म पानी ऊपर जाता है, ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है, इस तरह से जो धाराएं चलती हैं इनको क्या कहते हैं, संवहन धाराएं कहते हैं, इनको कहते हैं संवहन धाराएं। तो ये समझ में आया ना कि किस तरह से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। इसमें मतलब अणु जाते हैं, अणु जो हैं वो गर्म होकर हल्के होकर ऊपर चले जाते हैं और ऊपर के ठंडे अणु जो हैं वो भारी होने के कारण नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह से जो धाराएं चलती हैं इनको क्या कहते हैं, संवहन धाराएं कहते हैं, ठीक है। तो गर्म हवा जो है वो हल्की होने के कारण ऊपर होती है, ठीक है। गर्म हवा जो है मतलब संवहन विधि से गैसों में भी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, गैसों में भी ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि से होता है। तो पृथ्वी के पास की हवा जो है वो जब गर्म हो जाती है, सूर्य की धूप जब पृथ्वी पर पड़ती है तो वहाँ पास की हवा जो गर्म हो जाती है तो वो ऊपर चली जाती है ना, ऊपर की ठंडी हवा नीचे आती है। तो इस तरह से संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल द्रव और गैसों में होता है, द्रव और गैसों में, है ना। ठोसों को संवहन विधि से गर्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका मतलब उदाहरण है कि जैसे कारखानों में जो धुआं निकलता है, कारखानों में जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, है ना, तो उनको गर्म करने से धुआं निकलता है ना, चिमनियों से धुआं निकलता है। तो इनकी चिमनियाँ ऊपर बनाई जाती हैं, ऊपर की तरफ, मतलब काफ़ी ऊपर इनकी मतलब धुएं निकलने की व्यवस्था है वो काफ़ी ऊपर होती है ना। क्योंकि धुआं जो है वो गर्म होने के कारण हल्का होता है और वो ऊपर जाता है, ठीक है। तो हल्का हो जाता है और ऊपर उठता है और चिमनियों से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ठंडी हवा जो है, शुद्ध और ठंडी हवा वो भारी होने के कारण नीचे रहती है, तो वो दरवाज़ों खिड़कियों से अंदर आती है, ठीक है। ये हो गया संवहन। तीसरा है विकिरण। सूर्य से जो हमको ऊष्मा मिलती है वो विकिरण द्वारा मिलती है। मतलब जब ऊष्मा का स्थानांतरण बिना किसी माध्यम के होता है, मतलब बीच में कोई माध्यम नहीं होता, बिना किसी माध्यम के जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उसको विकिरण कहते हैं। चालन और संवहन में ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना। जैसे चालन में कोई क्षण होना चाहिए, अणु होना चाहिए, है ना। ये अणु है, ये क्षण में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। संवहन में द्रव है या गैस है माध्यम, अणुओं के मतलब ऊष्मा के स्थानांतरण का माध्यम क्या है, द्रव या गैस है, मतलब इसमें भी अणु है,
माध्यम, ऊष्मा के संचरण के माध्यम जो है वो अणु है ना। लेकिन सूर्य से जो ऊष्मा हम तक पहुंचती है वो बिना किसी माध्यम के पहुंचती है। कोई पृथ्वी से सूर्य तक कोई छड़ तो लगाई नहीं गई है कि उससे ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचे, है ना। बिना किसी माध्यम के डायरेक्ट ऊष्मा जो है वो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। तो ये इस तरह से ऊष्मा का जो संचरण होता है उसको क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। ठीक है, बहुत दूर है सूर्य से पृथ्वी, लेकिन फिर भी बिना किसी माध्यम के ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच जाती है। तो ये विकिरण के कारण होता है ना। तो समझ गए ना सब। चालन में ऊष्मा जो है वो अणुओं के गर्म होने के कारण एक अणु से दूसरे अणु में होती हुई दूसरे स्थान तक पहुंचती है और ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ना। संवहन में क्या होता है कि पानी को या किसी भी द्रव को या गैस को जब गर्म करते हैं तो नीचे के अणु जो हैं वो पहले गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के कारण हल्के होकर ऊपर चले जाते हैं और ऊपर के ठंडे अणु जो हैं वो भारी होने के कारण नीचे आते हैं। फिर वो गर्म होते हैं, ऊपर जाते हैं और ऊपर के ठंडे अणु नीचे आते हैं। इस तरह से ये क्रिया होती है और पूरा द्रव गर्म हो जाता है। ये संवहन होता है। विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऊष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो इसको कहते हैं विकिरण। अब किसी वस्तु कोई वस्तु ऊष्मा को अवशोषित करती है तभी गर्म होती है ना। ऊष्मा को सोखती है, वस्तु जो है ऊष्मा को सोखती है तभी गर्म होती है। तो कोई वस्तु कितनी गर्म होती है, उसको कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है ना। ये वस्तु और कुछ चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे ऊष्मा का जो स्रोत है, मतलब जिससे वस्तु को गर्मी मिल रही है, ऊष्मा का स्रोत और वस्तु दोनों के बीच में कितनी दूरी है। मान लो यहाँ पर है कोई, मान लो मोमबत्ती जल रही है ना। इसके पास में हम कोई वस्तु रखेंगे तो वो जल्दी गर्म हो जाएगी, है ना। और दूर कोई वस्तु रहेगी तो वो गर्म नहीं होगी, है ना। या मतलब नीचे जैसे चूल्हा वगैरह जल रहा है तो पास में जो वस्तु है वो जल्दी गर्म होगी, दूर है वो देर से गर्म होगी। तो दूरी पर भी निर्भर करता है ना। तो सभी गर्म वस्तुएं जो होती हैं वो ठंडी भी होती हैं, मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं, यानी ऊष्मा को निकालती हैं, है ना, जिसके कारण वो ठंडी होती हैं, ठंडी हो जाती हैं। तो ये सभी गर्म वस्तुएं ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं, जो दो बातों पर निर्भर करता है, वस्तु का ताप कितना है और वस्तु का रंग। ठीक है। अब ये देखा होगा कि जैसे काला रंग जो है वो सबसे अधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है। काला रंग ऊष्मा को अवशोषित करता है। जैसे मान लो एक डिब्बा लें, धातु का बना हुआ, टीन का बना हुआ डिब्बा है। 2 डिब्बे बराबर आकार के लें, है ना, बिल्कुल बराबर 2 डिब्बे लें इस तरह के। और ये पूरा काला है, इसको काले रंग से पेंट कर दें, काले रंग से इसको पेंट कर दें बाहर की तरफ से इस डिब्बे को, और ये सफ़ेद ही रहने दें, है ना। और इन दोनों डिब्बों में बराबर बराबर पानी में यहाँ तक पानी भर दिया, इसमें भी यहाँ तक पानी भर दिया। ये बाहर से काले रंग से पेंट किया हुआ डिब्बा है ना, इसके अंदर पानी भर दिया। और ये बाहर से पेंट नहीं किया है, मतलब सफ़ेद रंग का डिब्बा है, और इसमें भी उतना ही पानी भर दिया और दोनों को एक साथ धूप में रख दिया। करीब 2-3 घंटे के बाद जब हम इन दोनों को चेक करेंगे तो देखते हैं कि काले रंग के डिब्बे का जो पानी है वो ज़्यादा गर्म है, जबकि सफ़ेद रंग का जो डिब्बा है उसका पानी कम गर्म है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि काला रंग ऊष्मा को अवशोषित करता है, काला रंग जल्दी गर्म हो जाता है। काला रंग ऊष्मा को अवशोषित करता है जिसके कारण वो जल्दी गर्म हो जाता है, जबकि दूसरे रंग जो हैं वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते, ये विसर्जित करते हैं ऊष्मा को, मतलब परावर्तित करते हैं या उत्सर्जित करते हैं। तो काले रंग ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, इसलिए हमें ठंड से बचाते हैं। इसलिए ठंड के दिनों में हम लोग काले या गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। ठीक है। और गर्मियों में हम काले कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि काला रंग जो है वो ऊष्मा को अवशोषित करता है, इसलिए इसमें ज़्यादा गर्मी लगेगी,
है ना। हल्के रंग के, गर्मियों में हम लोग सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, इनमें गर्मी कम लगती है, क्योंकि सफ़ेद हल्के रंग जो हैं वो अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को उत्सर्जित कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं, इनसे ऊष्मा टकराती है और वापस लौट जाती है। तो इसलिए हल्के रंग या सफ़ेद रंग जो है वो ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं या उत्सर्जित कर देते हैं, है ना, इसलिए इनमें गर्मी कम लगती है। तो काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, इसीलिए सोलर कुकर देखा होगा कि सबने देखा होगा, सोलर कुकर में खाना बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सोलर कुकर में एक काले रंग का मतलब जो डिब्बा होता है सोलर कुकर में जो डिब्बा होता है उसमें मतलब एक कांच का आयताकार बर्तन होता है जिसकी एक अंदर की जो सतह है वो काले रंग से पेंट कर दी जाती है ना, अंदर की सतह जो है वो ये काले रंग से पेंट कर दी जाती है ना। और इसका जो ढक्कन होता है ये मतलब कांच का बना होता है, कांच का है, और ये अंदर काले रंग से पेंट कर दी जाती है। और इसके अंदर के जो डिब्बे हैं, अंदर दाल चावल वगैरह इसमें रखते हैं, ये पूरे काले होते हैं, काले रंग से पेंट कर दिए जाते हैं, है ना। और इनको धूप में रख दिया जाता है। तो काले रंग से इसलिए पेंट किए जाते हैं क्योंकि काला रंग सूर्य की ऊष्मा को जल्दी अवशोषित करता है और इसलिए खाना जल्दी बनता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया ना कि काला रंग जो है वो ऊष्मा को अवशोषित करता है। ठीक है।